आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? व्हाट इज ओम्स लॉ? व्हाट इज ओम्स लॉ? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओम्स लॉ जॉर्ज साइमन ओम एक वैज्ञानिक है जिनके नाम पे इसका नाम ओम्स लॉ रखा गया है। ओम्स लॉ ये फार्मूला हमारे काम क्या आता है, इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, आज उसके बारे में जानेंगे। देखिए, किसी भी सर्किट को पूरा करने के लिए कोई भी सर्किट बना लेते हैं हम। जैसे हमने यहाँ एक बैटरी को जोड़ लेते हैं, ये लैंप है। जब हमें ये सर्किट पूरा करना है, इस सर्किट को पूरा करने के लिए हमें मोस्टली 3 चीज़ें चाहिए। क्या क्या होती है वो? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। अब आप सोचेंगे कि वोल्टेज की ज़रूरत होती है और करंट की होती है, तो रेजिस्टेंस का क्या काम है? वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट की ज़रूरत पड़ती है हमें, लेकिन रेजिस्टेंस का क्या काम होता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो ओम का नियम क्या बताता है? ओम का नियम बताता है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों के संबंध के बारे में बताता है कि किसी भी सर्किट में इन तीनों का संबंध क्या है, कैसे काम करते हैं। तो आइए जानते हैं आज ओम्स लॉ। यह हमें किसी भी सर्किट में करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के संबंध के बारे में बताता है कि किसी भी सर्किट में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का क्या संबंध होता है, वह कैसे वर्क करते हैं तीनों। इसका फार्मूला है V इज इक्वल I इंटू R। V वोल्टेज, I करंट और R से रेजिस्टेंस। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस कि इनका आपस में संबंध कैसा है। इसको हम आसानी से समझने के लिए इसका एक हम फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिखेंगे, VI R, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। यदि हमें वोल्टेज निकालनी है तो हम कैसे लिखेंगे? वोल्टेज निकालनी जैसे, तो नीचे क्या है? I और क्या है? R, I इंटू R। तो ये वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। उसके बाद यदि हमें निकालना है I, करंट निकालना है, तो हम कैसे लिखेंगे? ऊपर क्या है? V वोल्टेज, नीचे क्या है? R रेजिस्टेंस। I इज इक्वल V बाई R। और यदि हमें R निकालना है यानी रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू, ऊपर क्या है हमारा? V, नीचे क्या है? I, V डिवाइड बाई I। तो यह फार्मूला V इज इक्वल I इंटू R, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों को हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसके लिए सिंपल से है कि जैसे हमें 2 चीज़ अगर दे रखी हैं, जैसे वोल्टेज दे रखी है, करंट दे रखा है, तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे वोल्टेज निकालनी है, हमारे पास करंट है, रेजिस्टेंस है, तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। यदि हमें करंट निकालना है तो उसके लिए हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों चीज़ चाहिए। अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हमें वोल्टेज और करंट ये 2 चाहिए। मतलब इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो एक उदाहरण से हम समझेंगे कि वोल्टेज कैसे निकालेंगे, करंट कैसे निकालेंगे और रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास एक सर्किट है, इसके अंदर बैटरी दी हुई है। जैसे ये बैटरी हमारे पास 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट। और हमारे पास ये फ़ैन दिया हुआ, जैसे कि DC फ़ैन है, ये 6 वोल्ट का है हमारे पास और 600 मिली एम्पियर लोड है इसका। तो हमें इसको 6 वोल्ट देना है, लेकिन हमारे पास बैटरी 12 वोल्ट की है,
तो हम इसे डायरेक्ट 12 वोल्ट तो दे नहीं सकते, क्योंकि हमारा फ़ैन जो वो ख़राब हो जाएगा और वर्क नहीं करेगा। तो अब हमें क्या करना है कि इसको 6 वोल्ट ही सप्लाई जाए बस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, जिससे हम रेजिस्टेंस लगाएंगे इसके अंदर। यहाँ पर इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो वो रेजिस्टेंस कितने का होना चाहिए हमारा, वो हम चेक करेंगे। यहाँ हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो रेजिस्टेंस लगाना कितने का है वो पता करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, उसी तरीके से हम बनाएंगे इसको। जैसे हमारे पास ये है वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू वी बाय आई, वोल्टेज और करंट। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है। वोल्टेज कितनी है हमारे पास, जैसे हमारे पास 12 वोल्ट है, लेकिन 6 वोल्ट हमें चाहिए। तो कितने का यहाँ रेजिस्टेंस लगाना है कि कितनी वोल्टेज ड्रॉप करवानी है हमें, 6 वोल्ट डिवाइड बाय करंट। करंट कितना हमारा 600 मिली एम्पियर। 600 मिली एम्पियर है, 600 मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास 600 है डिवाइड बाय 1000। जैसे 1 एम्पियर के अंदर 1000 मिली एम्पियर होते हैं, 1000 मिली एम्पियर। तो 600 डिवाइड बाय 1000, तो 2 0 से 2 0, तो हम इसको लिखेंगे 0.6। यानी यहाँ हम लिखेंगे करंट कितना हमारा 0.6। ये हमारे पास करंट है। अब रेजिस्टेंस निकालते हैं। 6 डिवाइड बाय 0.6 है, तो हम इसकी पॉइंट को हटाए यहाँ से रिमूव करेंगे, तो इनटू में 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिवाइड बाय 6। तो इसको हम करेंगे तो हमारा 10 ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, या हम सर्किट के अंदर लगाएंगे रेजिस्टेंस को। इसको रेजिस्टेंस को हम यहाँ सर्किट में लगाते हैं 10 ओम का। 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिससे या आगे हमारी जो वोल्टेज आएगी वो सिर्फ 6 वोल्ट ही आएगी। तो इस तरह से हम इसको चला सकते हैं, इससे हमें 6 वोल्ट ही मिलेगी। तो यहाँ जैसे हमें रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज़ किया है, पता लगा कि हमें रेजिस्टेंस की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, तभी हम इस डीसी फैन को 6 वोल्ट 600 मिली एम्पियर जो ये दे रखा है। अब जैसे रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम आया है, वोल्टेज हमारी 6 वोल्ट थी, और एम्पियर करंट हमारा 0.6 एम्पियर था। अब इससे हम और क्या क्या निकाल सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस का पता है हमें, वोल्टेज का पता है, करंट का पता है। ये हमने वो रेजिस्टेंस हमारा निकल के आया है 10 ओम। यदि हमें वोल्टेज नहीं मिली है, यदि हमारे पास वोल्टेज है नहीं, तो हमें वोल्टेज निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो वोल्टेज निकालनी जैसे हमें, तो वोल्टेज का फार्मूला क्या है, आई इंटू आर। आई कितनी है हमारे पास 0.6 एम्पियर, इंटू में रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। तो कितना आ गया हमारा 10 6 को 60 डिवाइड बाई 10, तो इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो हमारा ये 6 वोल्ट आ गया। जैसे हमें करंट निकालना है, हमारे पास रेजिस्टेंस और वोल्टेज है, तो करंट कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमारा फार्मूला होगा, करंट निकालने का फार्मूला क्या है हमारा, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो वोल्टेज कितनी है हमारी 6 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस हमारा 10 है,
तो ये क्या आएगा 0.6 एम्पियर। ऐसे हम करंट निकाल सकते हैं। यदि हमें इंटरव्यू में पूछा जाए कि ओम्स लॉ है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बताएंगे हम, इनका रिलेशनशिप कैसे है, वो वोल्टेज का, करंट का और रेजिस्टेंस का आपस में जो संबंध है वो कैसे बताना। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। यदि हमें इंटरव्यू में पूछा जाए, यदि हमें इंग्लिश में यह बताना हो, इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करना है, तो हम इंग्लिश में से बताएंगे इसको। यूज टू कैलकुलेट रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इनको रिलेशनशिप यानी इनके बीच का संबंध, बीच का संबंध वोल्टेज एंड करंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बीच का जो संबंध है उसके बारे में बताता है हमारा ओहम्स लॉ। और यदि हमें इसको हिंदी में बताना है तो सीधा हम बोल सकते हैं कि ओहम्स लॉ हमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच के संबंध के बारे में बताता है। जब हमें इसको डिफाइन करना है तो हम इसको कैसे बताएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the voltage and inversely proportional to the resistance। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। प्रोपोर्शनल का सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। हमारा प्रोपोर्शनल का सिंबल क्या है, प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है हमारा ये हमारा प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, यानी कि करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इसका अर्थ यह है कि यदि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस स्थिर हैं इस सर्किट के अंदर हमारे, अगर रेजिस्टेंस हमारा स्थिर है तो वोल्टेज के बढ़ने से करंट भी बढ़ेगी और वोल्टेज के घटने से करंट घटेगी। प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ क्या हुआ कि एक प्रकार से इसका मतलब है कि बढ़ना। जैसे ही हमारी वोल्टेज बढ़ेगी तो हमारी करंट भी बढ़ेगी, हमारी करंट भी बढ़ेगी। यदि हमारी वोल्टेज घट रही है तो हमारी करंट भी घटेगी। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज, यानी कि जिस अनुपात में हमारी वोल्टेज बढ़ेगी उसी अनुपात में हमारी करंट भी बढ़ेगी, और उसी अनुपात में हमारी वोल्टेज, जिस अनुपात में वोल्टेज घटेगी उसी अनुपात में करंट हमारी कम हो जाएगी। यानी कि वही बात, इलेक्ट्रिकल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है, करंट है जो हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि घटना। यदि इसका अर्थ क्या है, यदि वोल्टेज और टेम्परेचर इनको स्थिर रखा जाए, यदि हमारी वोल्टेज स्थिर है और टेम्परेचर भी स्थिर है उसका, तो रेजिस्टेंस का मान जिस अनुपात में बढ़ेगा, जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जिस अनुपात में हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है करंट उसी अनुपात में घटेगी। यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारी करंट घटेगी।
क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या है, वोल्टेज को रोकने का काम होता है। एक प्रकार से ब्रेकर का काम करता है, किसी चीज़ को रोकने का काम इसका, वोल्टेज को रोकता है। तो जैसे ही हमारी रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो हमारी करंट घटेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। यदि वोल्टेज बढ़ रही है, हमारी वोल्टेज बढ़ रही है, तो हमारी करंट भी बढ़ रही है। यदि वोल्टेज घट रही है तो हमारी करंट भी घटेगी। यदि रेजिस्टेंस का मान, यदि रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है तो करंट, जिस अनुपात में हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उसी अनुपात में हमारी जो करंट है उसी अनुपात में वो घटेगी। यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। रेजिस्टेंस के घटने से हमारी करंट बढ़ती है। यदि हमारा रेजिस्टेंस घट जाता है तो हमारी करंट बढ़ेगी। इसलिए इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट है जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के घटने से और बढ़ने से ही हमारी करंट घटती और बढ़ती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये ओम्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें।